Hello everyone, I am Assistant Professor Vijay Prakash and you have been watching my videos on remote sensing GIS as well as on statistical methods in geography on this YouTube channel. Today we will discuss few terms of cultural geography which you can see on your screen. आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल्चर से कि संस्कृति क्या है। सिंपली संस्कृति से आशय है वे ऑफ लाइफ और उसी में मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर हैं। जैसे हमारी जो भी आर्ट्स हैं, लैंग्वेज हैं, रिलीजन है, खान भोजन का जो प्रकार है, फोक आर्ट है और जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परिधान, वर्किंग शेड्यूल, धर्म, भाषा, सभी संस्कृति के हिस्सा है। और ये बहुत एक बड़ी कंसेप्ट है, इट्स ए ब्रॉड कंसेप्ट और इसी से जुड़ी हुई शब्दावलियों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कल्चरल ट्रेट या सांस्कृतिक तत्व क्या है। सांस्कृतिक तत्व से हमारा आशय है कि ये संस्कृति का सबसे छोटा भाग है और इसमें जैसे चाइनीज़ लोग चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं तो वो वहाँ की कल्चर का एक सांस्कृतिक तत्व है। इसी प्रकार असम के लोगों का इस तरह का मफलर पहनना, राजस्थान के लोगों का टर्बन पहनना, जो साफा राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर है, ये यहाँ की संस्कृति का एक सांस्कृतिक तत्व है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति में नमस्ते कहना भी यहाँ की संस्कृति का एक तत्व है। इसी प्रकार संस्कृति का सबसे छोटा जो भाग है वो है सांस्कृतिक तत्व। अब देखते हैं सांस्कृतिक तत्व से संस्कृति संकुल किस प्रकार भिन्न है। यहाँ पर आप एक स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें इस व्यक्ति द्वारा पहनी गई टर्बन एक सांस्कृतिक तत्व है। इसी प्रकार मूंछों को रखना भी एक सांस्कृतिक तत्व है, जूतियाँ पहनना सांस्कृतिक तत्व है और धोती कुर्ता पहनना ये भी एक सांस्कृतिक तत्व है। अब इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों के योग से संस्कृति संकुल बनता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत से सांस्कृतिक तत्व मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार इसका एक उदाहरण है। इसी तरह ग्रामीणवाद, आध्यात्मवाद इत्यादि संस्कृति संकुल के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो कि है कल्चरल रीजन्स। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व को बहुत से सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा गया है और सांस्कृतिक प्रदेश से हमारा आशय है कि जहाँ पर एक जैसी संस्कृति पाई जाती है वहाँ पर वैसे प्रदेशों का उस संस्कृति के आधार पर डिमार्केशन हम कर देते हैं और यही सांस्कृतिक प्रदेश कहलाते हैं, जहाँ पर एक जैसी संस्कृति पाई जाती है और इसे ही कल्चरल रीजन्स या कल्चरल एरिया भी कहते हैं। आगे देखते हैं, एक हमारे कंसेप्ट है कल्चरल रियल्म की और इस कल्चरल रियल्म को सांस्कृतिक परिमंडल भी कहते हैं हिंदी में। और यह कल्चरल रीजन से किस प्रकार भिन्न है। दोनों शब्दावलियां समानार्थक सी लगती हैं, हालांकि इसमें फ़र्क है और वो फ़र्क है स्केल का। यदि छोटे स्तर पर समान संस्कृति वाले क्षेत्र हैं तो उसे कल्चरल रीजन कहा जाएगा और वृहद स्तर पर इसे बहुत से या दो से अधिक कल्चरल रीजन्स जब मिलकर एक समान संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं तो ऐसे में उसे हम कल्चरल रियल्म कहते हैं या सांस्कृतिक परिमंडल कहते हैं। पिछली स्क्रीन में हमने कल्चरल रीजन्स देखे थे। इसी तरह यदि कुछ सांस्कृतिक प्रदेश मिल जाएं तो वह रियल्म का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे रसेल व निफिन के अनुसार इन्होंने पूरे विश्व को
7 कल्चरल रिल्म में बांटा था, जिनमें ध्रुवीय रिल्म और यहाँ पे यूरोपीय रिल्म, इसी प्रकार अफ्रीका में जो सांस्कृतिक प्रदेश थे उन सभी सांस्कृतिक प्रदेशों को जोड़ करके एक रिल्म बना दिया गया, परिमंडल, जिसे अफ्रीकी परिमंडल कहा गया। इसी तरह ये जो शेष भाग था इसे एशियाई परिमंडल कहा गया। जब दो या दो से अधिक कल्चरल रीजन मिल जाते हैं तो उसे एक रिल्म का रूप दे सकते हैं हम, या उसे एक परिमंडल कह सकते हैं। इसी तरह प्रशांत तटीय परिमंडल, इसी तरह जो शुष्क क्षेत्र था उसे शुष्क परिमंडल कहा गया, और इस पूरे भाग को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जितने भी कल्चरल रीजन्स थे इनसे मिलकर के एक रिल्म बना, इसे अमेरिकी रिल्म कहा गया, परिमंडल। अर्थात इन दोनों में कल्चरल रीजन और कल्चरल रिल्म में स्केल का फर्क है, और बहुत से कल्चरल रीजन्स मिलकर के एक सांस्कृतिक प्रदेश का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगली कंसेप्ट है कल्चरल हर्थ या सांस्कृतिक तल की, जिसे सांस्कृतिक भट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर इस भट्टी से आशय है जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कमरे में कहीं भी एक भट्टी होती है, वहाँ से जो ऊष्मा निकलती है वह पूरे कमरे को गर्म करती है। इसी प्रकार यह कंसेप्ट भी इसी शब्द से बनी है कि कुछ प्राचीन काल में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्होंने सांस्कृतिक भट्टी की तरह कार्य किया, और वहाँ से कल्चर बाहर की तरफ फैली। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी की सभ्यता और चीनी सभ्यता, इनके जो केंद्र थे, इन्होंने सांस्कृतिक भट्टी की तरह कार्य किया और यहाँ से इनकी कल्चर बाहर की तरफ फैली। आगे देखते हैं कि सांस्कृतिक कल्चर के बारे में, सांस्कृतिक तल के बाद में जो कंसेप्ट है वह है कल्चरल लैंडस्केप की या सांस्कृतिक भूदृश्य। इसके बारे में सबसे पहले इस शब्द को यूज़ किया था ओटो स्लूटर ने, और इन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को यूज़ किया था, और सबसे ज़्यादा जो जिक्र आता है कल्चरल लैंडस्केप का, उसके बाद में इस टर्म को यूज़ किया कार्लो शावर ने। आइए देखते हैं कल्चरल लैंडस्केप क्या है। जैसा कि इसके शब्द से हम जान सकते हैं कि ऐसा लैंडस्केप दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द कल्चर। कोई क्षेत्र होता है जो यदि आइसोलेटेड रहता है और मनुष्य की क्रियाओं से प्रभावित नहीं रहता है, ऐसे में तब तक वह नेचुरल लैंडस्केप कहलाता है। और जब मानवीय क्रियाओं द्वारा इसमें चेंजेस आते हैं तब यह कल्चरल लैंडस्केप बन जाता है, और यहाँ पर जो एजेंट होता है वो कल्चर होता है, और माध्यम जो होता है वो प्राकृतिक भूदृश्य है, नेचुरल लैंडस्केप, और इन दोनों की क्रियाओं से जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर कल्चरल लैंडस्केप। यानी कल्चर और नेचुरल लैंडस्केप, यहाँ कोई भी स्थान पर वहाँ का नेचुरल जो लैंडस्केप है वह कल्चर से प्रभावित होता है, साथ ही नेचर भी कल्चर को प्रभावित करता है। यह दोनों की सहजीविता है, यह एक दूसरे से अलग नहीं है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जब कोई लैंडफॉर्म कल्चर से मॉडिफाई होकर नया रूप धारण करता है तब वह कल्चरल लैंडस्केप बन जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे हेरिटेज साइट है, उन्हें भी कल्चरल लैंडस्केप के अंदर रखते हैं हम। कोई गार्डन है, हिस्टोरिकल साइट है, या बोधि ट्री जहाँ पर बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसी जगह सभी कल्चरल लैंडस्केप्स के उदाहरण हैं।
और आप एक मार्केट एरिया को भी ले सकते हैं, किसी मॉल को भी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ स्टार्टिंग में वो एक नेचुरल लैंडस्केप था और बाद में किसी भी कल्चर द्वारा वो मॉडिफाइड होकर के वह लैंडस्केप परिवर्तित हो चुका है, उसकी जो अभिक्रियाएं हैं वह बदल चुकी हैं। ऐसे में अब वह सांस्कृतिक भूदृश्य बन चुका है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले ऑटो स्लूटर ने यूज़ किया था और बाद में कार्ल सावर ने इस पर काफ़ी कार्य किया। जब हम कल्चरल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें अमेरिकन ज्योग्राफर्स का योगदान काफ़ी रहा था, ये आपको याद रखना है। अब एक लास्ट कंसेप्ट है अकल्चरेशन, जिसे संस्कृति संक्रमण कहते हैं, और असिमिलेशन, जिसे समावेशीकरण कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब एक कल्चर दूसरी कल्चर से इंटरेक्शन करता है तो ऐसे में जो ए कल्चर है और बी कल्चर है वो एक दूसरे से प्रभावित तो होंगे ही, और जब ए कल्चर बी कल्चर की बहुत सी चीज़ों को समाहित कर लेता है, जैसे यदि हम सपोज करें कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को हम पूरी तरह से अपना लें और खुद की कल्चर को छोड़ दें, तब वह असिमिलेशन कहलाता है। यानी हमने पूरी तरह से दूसरी कल्चर को समावेशित कर लिया और अपनी कल्चर को हम खो चुके हैं। साथ ही दूसरी की जो कंसेप्ट है वो है एक्लचरेशन की, जिसमें जैसे हम चाइनीज़ संस्कृति से इंटरेक्शन करें, ये कोई व्यक्ति चीन जाता है तो वह कुछ चीज़ें चाइनीज़ लोगों को हिंदू संस्कृति इंडियन कल्चर की बताएगा और वहाँ के लोग कुछ इंडियन कल्चर की चीज़ें सीखेंगे। तो ऐसे में ये बोथ वे प्रोसेस है, दोनों तरफ चलती है, टू वे प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ऐसे में यह एक्लचरेशन कहलाएगी। और जब कोई एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को पूर्णतः समाहित कर ले और खुद का वजूद खो दे, ऐसे में उसे असिमिलेशन या समावेशीकरण कहते हैं। तो ये तो थी कल्चरल ज्योग्राफी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। थैंक यू।